हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। आज हम जानेंगे कि श्वसन क्या है। श्वसन के बारे में हम बात करें तो श्वसन एग्जाम के बेसिस के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के बारे में भी जानना जरूरी है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में श्वसन का उपयोग करते हैं, श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं। तो श्वसन क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन से पहले ये जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब वे सारी क्रिया, मतलब वे सारी क्रिया, मतलब वो सारे प्रोसेस जो हमारे अनुरक्षण मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस मतलब घर का मेंटेनेंस होता है ना, उसी तरह हमारे बॉडी का भी मेंटेनेंस होता है। मतलब किसी तरह का टूट फूट गया या किसी भी तरह का बॉडी में प्रॉब्लम हो गया, गिर गए, टूट फूट गया या किसी तरह का बीमारी हुआ, तो उसको अनुरक्षण कैसे होता है? हमारा बॉडी खुद से करता है। तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रिया है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब मेंटेनेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है? जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रियाएं क्या है? पहला तो पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि पोषण क्या होता है। पोषण में बेसिकली क्या होता है? हम लोग भोजन को खाते हैं और भोजन खाने के बाद क्या होता है? भोजन को खाते वो हमारे अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है? वो भोजन अलग अलग टूट कर भोजन जटिल से सरल माध्यम में टूट कर क्या होता है? वो खुद को विखंडित करता है और विखंडित करके क्या करता है? भोजन पचता है और ग्लूकोज के रूप में आता है। तो वो क्या हो गया? पोषण के बाद क्या आता है? श्वसन, जिसको इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहते हैं, जो आज के हम क्लास में पढ़ेंगे। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में होता है कि जो ग्लूकोज बन गया है उस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के माध्यम से, मतलब कि हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, खाने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन उस भोजन को तोड़ता है और उस भोजन को तोड़कर एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद है परिवहन, मतलब यदि जो एनर्जी वो टूट गया, मतलब जो एनर्जी हमारे बॉडी में टूट गया, उसको पूरे बॉडी के हर एक भाग में चाहिए। और ब्लड को भी हमारे बॉडी के हर एक भाग को चाहिए। वो किसके माध्यम से जाता है? ब्लड से। और ब्लड क्या करता है? परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो तीसरा क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, ये भी जरूरी है। उसके बाद बात करें उत्सर्जन, मतलब कि हम जो भी चीज खाएं, मतलब हम जो भी कुछ खाएं, पोषण के माध्यम से जो कुछ भी खाएं, उसको उत्सर्जित करना भी जरूरी है। मतलब हमारे शरीर का जितना भी वेस्ट पार्टिकल है, वो पसीना हो या कुछ भी हो, वो सांस के रूप में CO2 ही हो, वो मलमूत्र हो, जो भी हो, तो उसको उत्सर्जन करना जरूरी है। क्योंकि वो हमारे यदि बॉडी में रहेगा तो क्या करेगा? हमारे बॉडी को हार्मफुल करेगा, मतलब हमारे बॉडी को हार्म करेगा। तो उत्सर्जन भी जरूरी है। उसके बाद है जनन। जनन क्या है? जनन मतलब जनन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन भी जरूरी है। जनन यदि नहीं करेगा तो क्या? मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सभी क्या? जैव प्रक्रम मतलब कि मनुष्य के जीने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कि श्वसन होता क्या है? श्वसन किसे कहते हैं? रेस्पायरेशन किसे कहते हैं? तो रेस्पायरेशन को समझने से पहले ये हम डिफरेंस समझते हैं कि श्वसन में और सांस लेने में क्या अंतर है। श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है? कि श्वसन किसे कहते हैं और सांस ले, एक तो गया श्वसन और एक हो गया सांस लेना। श्वसन और सांस लेना बेसिकली दोनों लगता है कि सेम ही। हम लोग जब पढ़ते हैं तो बेसिकली क्या लगता है? दोनों सेम ही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। वही बात करें कि सांस लेने को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग। मतलब क्वेश्चन होता है कि सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है? तो दोनों तो बेसिकली सेम ही है। इसमें अंतर मतलब हम लोगों को बचपन से समझ में नहीं आता, लेकिन क्लास 10 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि श्वसन और सांस लेना अलग है। सांस लेना क्या है? ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। मतलब कि हम क्या किए, ये फेफड़ा के माध्यम से होता है। सांस लिए
श्वसन किस माध्यम से करते हैं, नाक के माध्यम से या फेफड़ा के माध्यम से। तो क्वेश्चन आता है फेफड़ा के माध्यम से, मतलब लंग्स के माध्यम से। हम क्या किए, सांस लिए, तो सांस में क्या गया, हवा हमारे बॉडी में गया और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी गया, और ऑक्सीजन और उसके बाद हम सांस छोड़े तो उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन जितने भी बहुत सारे गैस होते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सांस लेना। तो सांस लेने के अंदर आ जाएगा, सांस लेने के अंदर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, फेफड़ा के अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेना, और क्या, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना। ये क्या हो गया। बट बात करें रिस्पायरेशन में, तो रिस्पायरेशन में ये होता है, मतलब कि श्वसन में जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया है वो हमारे कोशिकाओं में जाके टूटता है, मतलब कि बायोकेमिकल उसे बोले जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायोकेमिकल, मतलब हमारे बॉडी में के ऑक्सीजन जाके अथी में टूटता है, क्या कहा जाता है, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर टूटता है, तो उसको श्वसन बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म, मतलब सांस लेना और श्वसन, दोनों खुद में एक अलग अलग टर्म है। तो ये हम जान गए कि श्वसन और सांस लेना में क्या अंतर है। उसके अलावा बात करें तो वो एक इच्छिक है, मतलब सांस लेना क्या, एक इच्छिक, हम चाहे तो सांस ले लेंगे, लेकिन रेस्पिरेशन पर हम किसी भी तरह का इच्छिक नहीं, हम उस पर इच्छा नहीं चला सकते कि हम उसको रोक दे। वो एक अंदर है, मतलब वो उस पर हम किसी भी तरह का जोर भर देते कि नहीं कि हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्वसन होता क्या है। हम श्वसन को समझते हैं, जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर को आवश्यकता ऊर्जा की प्राप्ति पोषण के द्वारा, मतलब जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए, मतलब कि जीवन संबंधी, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा की पूर्ति चाहिए। वो किसके ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो किसके द्वारा हमको प्राप्त होता है, पोषण के द्वारा प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब हम भोजन खाते हैं और उसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, पोषण, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पोषण होता है। और वातावरण से, मतलब कि हमारे आसपास वातावरण में क्या है, गैस है, वातावरण में गैस है, वातावरण से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ का उनके मूल्य जटिल रूप से, मतलब जटिल रूप, मतलब कि भोजन को क्या कहा जाता है, जटिल रूप, और हम जटिल भोजन को नहीं पचा सकते, जटिल भोजन से हमको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो जटिल भोजन रूप से में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग, जटिल रूपों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग करना संभव नहीं है। मतलब जटिल भोजन से क्या ऊर्जा प्राप्त करना संभव नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको विखंडित करते हैं। इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा उन्हें सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, ताकि वे उनके द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके तथा उनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। तो श्वसन में होता क्या है कि हम जो भी ऊर्जा को पोषण के माध्यम से जो भी ऊर्जा को लिए हैं, उस पोषण के द्वारा जो भी हम खाद्य पदार्थ लिए उसको तो तोड़ना जरूरी है। तो कैसे टूटेगा, तो जटिल पदार्थ को कैसे टूटेगा, जटिल पदार्थ को हम तोड़ नहीं सकते। तो जटिल पदार्थ को कौन तोड़ेगा, जटिल पदार्थ को तोड़ेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उपयोग करना संभव नहीं है, मतलब जटिल भोजन को हमको ऊर्जा प्राप्त करना संभव नहीं है, उसको द्वारा आसानी से अवशोषित होता, तो उपयोग ऊर्जा का उत्पादन के लिए हो सके। आगे बात करें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे अवायवीय कहते हैं, मतलब कि ये जो श्वसन होता है वो श्वसन दो तरह के होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक, इंग्लिश में एरोबिक बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको एनएरोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक। अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे सेल में पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन बात करें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अति होता है, श्वसन होता है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे अवायवीय एनएरोबिक कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको एनएरोबिक मतलब अवायवीय श्वसन कहते हैं। वही बोले कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, एरोबिक कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होना एनारोबिक कहा गया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना एरोबिक कहा गया। इंग्लिश और हिंदी टर्म हो गया, वायवीय और अवायवीय। अब आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अति होता है, भोजन के अणु को जो तोड़ा जाता है वो बहुत कम ही टूटा जाता है, मतलब उससे बहुत कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब जो एटीपी बनता है, एटीपी के बाद आगे बात करेंगे कि एटीपी क्या होता है, तो एटीपी बहुत कम, मतलब 2 ही एटीपी की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उससे हमको भरपूर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मतलब उसमें एटीपी की मात्रा अधिक होती है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना क्या है, अनिवार्य है। मतलब भोजन अणु में संचित ऊर्जा, मतलब भोजन के अणु में जो संचित ऊर्जा है वो कैसे टूटेगा, जब तक हम भोजन मतलब जो भोजन में जो टूटता है, हम क्या पढ़े थे कि जो भोजन हमारे छोटी आंत में जाके पूर्ण पाचन होता है, उसके बाद विलाई के माध्यम से हमारे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में जो मिल गया तो उसको कैसे तोड़ा जाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडेशन करेगा और उस भोजन के अणु को विखंडित कर देगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, मतलब कि जो हम भोजन किए हैं उसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति, उसके लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है। क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो हम क्या पढ़े थे कि ऑक्सीजन रहेगा तो अधिक मात्रा में ऊर्जा होगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो कम मात्रा में, क्या यहाँ पे लिखा ना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऑक्सीजन का उपस्थिति में होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें, अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है। हमको ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होता है, श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब श्वसन किए मतलब सांस लेते क्या हुआ, फेफड़ा के माध्यम से ब्लड में ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैल गया। तो अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन श्वसन मतलब रेस्पिरेशन के द्वारा प्राप्त होता है। आगे बात करें, वृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब वृहत रूप मतलब हम बड़े रूप में बात करें, वृहत को क्या बोलते हैं, बड़े रूप में हम बात करें तो उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का प्राप्त होता है। मतलब कि रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है, श्वसन एक प्रक्रिया है जो एक अंग के द्वारा नहीं होता है। इसके करने के लिए बहुत सारे अंग, मतलब श्वसन को कंप्लीट करने के लिए, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे अंग इसमें भाग आते हैं। हम पढ़ेंगे कि ट्रैकिया, विलाई, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे ब्लड सेल, बहुत कुछ आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे बात करते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थितियों में एमिनो अम्ल का विखंडन किया जाता है, जिससे इनके बंधन टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। रसायन मतलब ये क्या, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थितियों में एमिनो अम्लों का विखंडन होता है। हम क्या पढ़े थे कि हमारे बॉडी में क्या, जब हम भोजन पचाते तो क्या आता है, ग्लूकोज बच जाता है या कोई भी परिस्थिति में एमिनो एसिड या कभी कभी वसा जिसे फैट भी बोला जाता है बच जाता है, और वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, वो खुद को तोड़ लेता है सरल रूप में, मतलब कि वो सूक्ष्म रूप में चलाता है जो एनर्जी के रूप में आ जाता है, एनर्जी हमको मिलता है, जिससे इनके बंधन
टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा, मतलब इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो संचित जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा वो संचित रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर जो संचित रासायनिक ऊर्जा है वो क्या होता है, संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो क्या होता है, वो मुक्त होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसके अंदर जो संचित रासायनिक ऊर्जा है वो मुक्त होता है। आगे पढ़े तो यहाँ पे यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। एटीपी हम बात करते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, मतलब हमारे बॉडी में जितना भी ऊर्जा होता है वो किसके रूप में संचित होता है, एटीपी के रूप में संचित होता है। एटीपी समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, मतलब एटीपी ही जो है समस्त जैव कोशिका, मतलब जो जैव कोशिका मतलब क्या होगा, जो जीवित कोशिका है, जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, मतलब कि एटीपी ही जो है ना वो जीवित कोशिकाओं में क्या करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। कौन करता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, जैव ऊर्जा। एटीपी को हम जैव ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं, ऐसे कोशिकीय ऊर्जा के भी नाम से जाना जाता है। एटीपी को कोशिकीय ऊर्जा या जैव ऊर्जा के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुक्त ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः ग्लूकोज की कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन हम अभी बात किए थे, इसको कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, मतलब एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुक्त ग्लूकोज का उपयोग करती है। एटीपी के निर्माण के लिए क्या होता है, एटीपी के निर्माण के लिए जो कोशिका वो ग्लूकोज का निर्माण करती है, उपयोग एटीपी के ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता था, ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता था C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का उपयोग किसके लिए क्या करता था, कोशिकीय ईंधन के लिए। ग्लूकोज का उपयोग किसके लिए करता था, एटीपी के निर्माण के लिए। एटीपी का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज से होता है। नेक्स्ट बात करें, श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरणों से दर्शाया गया है, मतलब जो श्वसन की क्रिया है, उसको निम्नलिखित समीकरण से दिखाया गया है। निम्नलिखित समीकरण मतलब इक्वेशन के द्वारा दर्शाया गया, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये किससे अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, और कार्बन ये C6H12O6 जब इससे अभिक्रिया किया तो CO2H2 और ऊर्जा का निर्माण किया। इसको हम साइड में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा C6 C6H12O6 ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और ये किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे स्पेस कम है, हम साइड में बना लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, C6H12O6 ये क्या है, ये ग्लूकोज है, और ये किससे अभिक्रिया किया, ये अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना है, CO2, जिसको हम निकाल देते हैं। इसके अलावा बात करें H2O जल के रूप में, और इसके अलावा क्या बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम यही पढ़े कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस किस चीज का निर्माण करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे यही इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे यही इक्वेशन दिया है। आगे बात करें तो परिभाषा, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन की परिभाषा अभी तक हम परिभाषा नहीं पढ़े थे, इसको समझ रहे थे। और यहाँ पे श्वसन समझेंगे कि श्वसन किसको कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं किसको है, रेस्पिरेशन कहते हैं किसको, इसका परिभाषा क्या है। श्वसन वैसी क्रिया को सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें
बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता था। इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब क्या है इसका परिभाषा क्या करना है? श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। मतलब ये अकेले नहीं होता, सम्मिलित रूप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रिया का सम्मिलित रूप है। मतलब ये अकेले नहीं हो रहा, बहुत सारे पार्ट इसमें मिले हुए हैं। इसके अलावा कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उसके अलावा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में, जो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बाहर से क्या किया? बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण किए और ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की कोशिका तक क्या किया जाता है? इसको पहुंचाया जाता है। और जहां इसका उपयोग किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के लिए किया जाता है। मतलब इस ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, मतलब कि जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने में किया जाता है, उसको एटीपी बनाने के रूप में किया जाता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि उपयोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम, मतलब एंजाइम की उपस्थिति में, मतलब जो है एंजाइम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे एंजाइम को भी उपयोग होते हैं एटीपी के निर्माण में, जैव ऊर्जा का उत्पादन कर किया जाता है। तथा इस क्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब हम क्या पढ़े थे? इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हुआ था। पीछे क्या पढ़े थे? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ था। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिका से शरीर के बाहर निकाल देते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में किसी भी तरह का काम नहीं, वो हमें हानि ही पहुंचाएगा। तो उसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो एक बहुत अच्छा डिफिनीशन है कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम वातावरण से ऑक्सीजन को लिए और हम अपने कोशिकाओं तक पहुंचाए। कोशिका जो है ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया श्वसन का डिफिनीशन। ये क्या हो गया? श्वसन का डिफिनीशन हो गया। इसको मिटा देते हैं, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करें श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। मतलब जो श्वसन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? कोशिका में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कोशिकीय श्वसन भी बोला जाता है। आगे बात करें कि संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। मतलब जो संपूर्ण कोशिकीय श्वसन है, मतलब जो कोशिका में जो श्वसन हो रहा है उसको दो भागों में विभाजित किया गया। हम पहले ही पढ़े थे, एक वायवीय एक अवायवीय, एक वायवीय श्वसन एक अवायवीय श्वसन। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या होता है। अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? यह श्वसन का प्रथम, ये क्या है? यह श्वसन का प्रथम चरण है। मतलब यह श्वसन का क्या प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक मतलब कि कम ही विखंडन होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। और आंशिक लिखा हुआ पूर्ण रूप से नहीं होता है। और इससे कोई खास, हम पढ़े थे, इससे हमको पूर्ण ऊर्जा की भी प्राप्ति नहीं होती, मतलब हमको पूरा एटीपी का भी निर्माण नहीं होता है। तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह क्रिया कोशिकीय द्रव मतलब साइटोप्लाज्म में होती है। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः उसमें ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। शेष ऊर्जा पाइरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाते हैं। मतलब जो शेष ऊर्जा रहता है किसमें? पाइरुवेट में ही संचित रह जाता है। पाइरुवेट के आगे की स्थिति निम्नलिखित तीन प्रकार की हो सकती है। मतलब पाइरुवेट की जो स्थिति है वो तीन तरह की हो सकती है। पाइरुवेट ऑक्सीजन की अणु और स्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होती है। मतलब क्या है? पाइरुवेट में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो इथेनॉल का निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होती है। इसके अलावा बात करें दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
मतलब पाइरुवेट से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, हमारे बॉडी में क्रैब्स का निर्माण करता है। हमारे बॉडी में दर्द होता है, दर्द करने लगता है, क्यों होता है, यहाँ पे ये लिखा है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या, कौन सा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण ऐंठन या तकलीफ होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम कम मात्रा में, मतलब कि जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए उतना हमको पूर्ति नहीं हो पाता है, और उतना पूर्ति हो नहीं पाता है, हमारे बॉडी में उतना एटीपी का निर्माण हो नहीं पाता है, और एटीपी का उतना निर्माण नहीं होता, क्या होगा, वो पाइरुवेट में चेंज हो जाता है और वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करने लगता है। और वही लैक्टिक अम्ल पसीने के रूप में जो हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगता है, तो क्या होता है, क्रैप्स करने लगता है, हमारे बॉडी को दर्द देने लगते। तो यही पे लिखा कि बॉडी में दर्द होने लगता है, ऐंठन होता है और तकलीफ आने लगती है। तो ये क्यों होता है, पाइरुवेट के कारण। आगे बात करें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के बारे में क्या लिखा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, जो पाइरुवेट है वो पूरा, उसका पूरा ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब पूरा ऑक्सीकरण हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होगा। पढ़े ही थे कि जब ऑक्सीजन से, जब उसको ऑक्सीजन मिली गया, पाइरुवेट को ऑक्सीजन जब मिली गया तो क्या होगा, जल का निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और ये क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। आगे बात करें कि वायवीय श्वसन क्या होता है, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। मतलब क्या हुआ, श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन हम लिए थे वो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। और हम पढ़े हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन हो रहा है तो क्या हो गया, ये वायवीय श्वसन हो गया, क्योंकि वहां पे O2 मतलब ऑक्सीजन उपस्थित था। आगे बात करता है अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर क्या है। मतलब कि अवायवीय और वायवीय, मतलब एनारोबिक और एरोबिक में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। पहला कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन इसकी अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे यह लिखा है कि वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन वहां पे नहीं प्रेजेंट होता है। तो एक सिंपल सा अति हो गया। दूसरा नंबर डिफरेंस की बात करते हैं तो वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिकीय द्रव में होता है। मतलब जो वायवीय श्वसन होता है उसका प्रथम चरण क्या होता है, कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का पूरा क्रिया कोशिका द्रव में होता है। मतलब वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण हो क्या होता है, पहले तो वो कोशिकीय द्रव में होता है, जो हम पहले ही पढ़े थे कि कोशिकीय द्रव में, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो चरण है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जबकि अवायवीय श्वसन का पूरा जो पूरा होता है वो कोशिका द्रव में होता है, और जब कोशिका द्रव में ऑक्सीजन उपस्थिति रहता नहीं है, जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, अवायवीय हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस की बात करते हैं, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। अब पूर्ण रूप से टूट जाता है तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से टूट गया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। जब आंशिक होगा तो वो पाइरुवेट सही तरह से टूट नहीं पाएगा, और सही तरह से टूट नहीं पाएगा तो क्या होगा, कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, हमें कम एटीपी का निर्माण होगा, तो कम ऊर्जा पाइरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। मतलब वह ये जब पाइरुवेट ठीक से मतलब जब ग्लूकोज सही से टूटा नहीं, ग्लूकोज सही से क्यों नहीं टूटा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित था नहीं। ऑक्सीजन जब उपस्थित नहीं रहा तो वो ऑक्सीडेशन किया नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ नहीं तो क्या होगा,
वो पाइरुवेट जो बच गया वो या तो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा या लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे पौधों में श्वसन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि श्वसन होता है क्या, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की टाइप पढ़ते थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किसको है। हम ये भी पढ़े कि रेस्पिरेशन डिफिनेशन पढ़े कि हम अपने वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर हम अपने कोशिका में भेजते हैं और कोशिका में वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण करता है और CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा पढ़े कि दो तरह के होते हैं, वायु होता है, अवायु होता है, और इसके डिफरेंस के बारे में भी पढ़े। अब बात करते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधे में श्वसन उसके रंध्रों द्वारा होता है। मतलब पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा और हिंदी में रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र के माध्यम से क्या होता है, रंध्र के माध्यम से CO2 उसके अंदर जाता है और उसके अंदर श्वसन होता है। तो यहाँ पे यही है कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। मतलब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण क्यों होता है, क्योंकि यदि आप पेड़ पौधे या पत्तियों को गौर से देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और छोटे छोटे छेद होते हैं तो क्या होता है, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, मतलब गैस का आदान प्रदान किसको द्वारा, उसमें उपस्थित छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से होता है। श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, यहाँ पे लिखा है रंध्रों, पुराने वृक्ष के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्र एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधे में प्रवेश करते हैं। कहाँ से, त्वचा की स्थिति, वात रंध्र, अंतरकोशिकीय स्थान से क्या होता है, वो अंदर एंट्री करता है। तो मतलब कि आप पेड़ पौधों को सही से देखे होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि उसमें उसके पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। उसके बारे में तो हम बात कर लिए। उसके अलावा जो बूढ़े पेड़ होते हैं, मतलब बहुत पुराने पेड़ होते हैं, वो उसके तनों पर भी छोटे छोटे रंध्र देखने को मिलते हैं। या आप उसके जड़ को भी देखिएगा तो वहां से भी, तो वो अपना तना से, पत्ता से और पत्ते में उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों से, और यहाँ पे क्या लिखा, वात रंध्रों अंतरकोशिकीय स्थान, मतलब जहाँ अंतरकोशिका के अंदर जो छोटे छोटे स्थान है उसके द्वारा क्या करता है, वो श्वसन करता है। इसके अलावा बात करें, दोनों पौधों में प्रवेश करती है, क्या प्रवेश करती है, और एक CO2 प्रवेश करती है। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होती है। मतलब हम बात करें कि पौधों में श्वसन और मनुष्य में श्वसन, दोनों में अंतर होता है। मतलब पौधे का श्वसन करने के तरीका और मनुष्य में श्वसन करने के तरीका एकदम भिन्न होता है। कैसे, पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। मतलब पौधे के जो हर एक भाग है वो अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। जैसे कि बात करें कि उसका पत्ती का जो श्वसन करने का तरीका है वो अलग है। इसके अलावा बात करें कि उसके पत्ती, जड़ का जो तरीका अलग है, तना का तरीका अलग है, पत्ती का तरीका अलग है। मतलब उसके हर एक पार्ट का श्वसन करने का तरीका, मतलब रेस्पिरेशन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। मतलब जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता। मतलब कि हमारे शरीर में क्या होता है, गैसों का परिवहन होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है। मतलब हर एक पार्ट अपना ऑक्सीजन को लिया, वहां पे किसी भी तरह का परिवहन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक भिन्न हो गया, परिवहन नहीं होने क्या हो गया, ये एक भिन्न हो गया। आगे बात करें, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। पौधों में मतलब जंतु से हम कंपेयर करें, जंतु से कंपेयर करो पौधों में, तो पौधे धीरे धीरे श्वसन लेता है। मतलब जंतु की अपेक्षा बात करें, जंतु कोई फास्ट नहीं करता है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं पौधा में और मनुष्य में। जंतु में तो क्या, मनुष्य नहीं बोल सकते, जंतु बोल सकते हैं। तो जंतु जो है वो पौधों की अपेक्षा तेज गति में श्वसन करती है, और पेड़ पौधा मनुष्य की कंपेयर में धीमी गति से श्वसन करती है। आगे बात करते हैं, आगे है जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जंतु में श्वसन कैसे होता है, जंतु श्वसन कैसे करते हैं, जंतु के श्वसन मार्ग कौन कौन है। तो पहला को हम 2 क्वेश्चन देना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि हम श्वसन में क्या लेते हैं। हम श्वसन के माध्यम से, क्वेश्चन है पहला, जो हम श्वसन कहते हैं या सांस लेते हैं, सांस लेते हैं
हैं तो उसमें क्या लेते हैं? तो उसमें क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? फर्स्ट O2, सेकेंड CO2, थर्ड एयर, फोर none of these. None of these मतलब एयर मतलब हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आप इसको कमेंट करें। नॉन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं। या एक पांचवा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2। आप इसको कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि श्वसन, एक ही क्वेश्चन हमें देते हैं, एक ही क्वेश्चन हमें देते हैं। आप इसको कमेंट में बताएं कि हाँ श्वसन हम किसके माध्यम से। दूसरा, हाँ दूसरा क्वेश्चन याद आएगा कि दूसरा क्वेश्चन ये है, श्वसन हम किस माध्यम से करते हैं? श्वसन करने का माध्यम क्या है? माध्यम श्वसन, श्वसन सांस कैसे लेते हैं? क्वेश्चन ही गलत है। सांस कैसे लेते हैं? से लेते हैं मतलब मेन ऑर्गन, मेन ऑर्गन कौन है इसके अंदर? मेन ऑर्गन फर्स्ट नाक, सेकेंड मुंह, थर्ड नाक मुंह, ये सॉरी ऑप्शन ही भूल गए, दोनों, दोनों, फोर्थ। सो आज के लिए इतना ही, कमेंट में बताएं। थैंक यू।